नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज सबसे बड़ा सवाल ये कि शांति होगी कि युद्ध होगा। चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाता है। हमारे सुनने वाले लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया हुआ है, तो दबा दीजिए। आपके वीडियो के नीचे ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। यूएस ईरान इजराइल के इस युद्ध का आज 24वां दिन है। ऐसे में खबर निकलकर आती है इंटरनेशनल मीडिया में, एक्सियोस न्यूज चैनल के माध्यम से, कि ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इस समय ईरान के साथ वार्ता करने के रास्ते तलाश रहा है। आपको याद होगा, ट्रंप ने 2 लोगों को शांति दूत बनाकर दुनिया में छोड़ा हुआ है, एक अपने ही दामाद और एक अपने मित्र को, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को। ये दोनों की दोनों लोग, विटकॉफ और कुशनर, दुनिया भर में जहां भी युद्ध चल रहे हैं वहां पर शांति कराने जाते हैं। इन दोनों शांति दूतों को फिर से टास्क दिया गया है कि भाई ईरान को टेबल पर बिठाओ, बातचीत करो। मुसीबत यह है कि अमेरिका अपने युद्ध को रोकने के पीछे ईरान के साथ कुछ शर्तें डालकर चल रहा है, जिसमें वही पुरानी बातें, तुम्हें यूरेनियम एनरिचमेंट रोकना होगा, मिसाइल कार्यक्रम रोकना होगा, प्रॉक्सीज जितने भी अमेरिका ईरान ने आसपास बिठा रखे हैं, हमास, हिजबुल्लाह जैसे, इनको युद्ध करने से रोकना होगा, रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स को हमला करने से रोकना होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को खत्म करना होगा और अपने मिसाइल के स्टॉक पाइल बंद करने होंगे। अमेरिका ने वही शर्तें जो हमला करने से पहले रखी थी, उन्हीं शर्तों को फिर से बाहर निकाल दिया है। हालांकि यह ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल होगा उस दिन जिस दिन ट्रंप अनाउंस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यह खबरें तैरना शुरू हो गई हैं मीडिया के माध्यम से कि शर्तें फिर से बाहर आ गई हैं कि देखो, या तो तुम मान जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हमला होगा। ठीक बात है साहब। तब आपने जब इस तरह के ऑप्शन दे दिए हैं और अमेरिका इन ऑप्शंस को लेकर के तैनात है कि आओ और हमारे साथ साइन कर लो, आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, साहब ये तो युद्ध करने से पहले भी 5 ही शर्तें थी और इन्हीं शर्तों को जब ईरान ने नहीं माना था, इन्होंने युद्ध कर दिया था। लेकिन कहा जा रहा था ना कि उस समय भी शर्तों पर बातें हो ही रही थी, फाइनल हुआ नहीं, उससे पहले गोला चला दिया। अब चलते गोले में फिर से सीज फायर लेकर आ गए हैं ये। तो असल में अमेरिका खुद ही पीछे हटना चाहता है या कोई वॉर स्ट्रेटजी है ये? खैर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार अमेरिका के साथ संकट बड़ा है। बड़ा यह है कि अमेरिका जिन लोगों से बात करता था, जो डिसीजन लेते थे कि सीज फायर करना चाहिए या नहीं, या फिर अमेरिका ईरान के बीच संधि होगी या नहीं, असल में ईरान में इन दिनों वो लीडर ही मार दिए गए हैं। अगर आप देखें तो खमनेई जा चुके, खमनेई के बाद में लारिजानी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता थे, जिनके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। तो लारिजानी के चले जाने के बाद में ईरान में डिसीजन लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप कहेंगे जो इतने हमले हो रहे हैं वो कौन ले रहा है? तो इन्होंने पहले से ही सिस्टम बना रखा था, मोज़ेक। खमनेई लिख कर गए थे, अगर हमला होगा तो ऐसे ऐसे करके रिटेलिएट करना है। पूरा इनका संविधान के तरीके से युद्ध चल रहा है कि हमको अब ये करना है, हमको अब ये करना है। इनको कोई गाइड नहीं कर रहा है, ऑटोमेशन में चल रहे हैं अब ये लोग कि चलो हमला कर दो, यहां से कर दो। और सबके ग्रुप लीडर्स पहले से तय थे कि ऊपर वाला मरेगा, दूसरा चालू करेगा, तीसरा चालू करेगा, संविधान सा लिखा हुआ है, चले जा रहे हैं। ऐसे में जिस व्यक्ति के पास ये सुप्रीम ताकत थी कि उसकी बात को पूरा देश मान लेगा या फिर ये जो हमला करने वाले ग्रुप्स हैं ये मान लेंगे, वो थे लारिजानी। इन्होंने उनको मार दिया। इस पर आपको याद होगा तो एक अधिकारी थे जो एंटी टेरर ग्रुप के डायरेक्टर थे अमेरिका के, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था अभी अमेरिका में ही, ये कहते हुए कि इजराइल असल में लारिजानी को मारा ताकि शांति वार्ता हो ही ना सके। अगर शांति के लिए व्यक्ति ही नहीं होगा तो अमेरिका शांति की बातचीत ना करेगा। तो ऐसे में इजराइल ने बिना अमेरिका को बताए लारिजानी को मारा था और इस बात को कहते हुए उसने पद से इस्तीफा दे दिया कि अमेरिका को इजराइल युद्ध में खींचकर लेकर गया है। इजराइल के युद्ध में अमेरिका जबरदस्ती घुसा है, अमेरिका को नहीं जाने की जरूरत थी। टकर कार्लसन के इंटरव्यू में मैंने आपको वो वाली बात निकालकर दिखाई थी। ठीक है साहब। तो ऐसे में आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, तो साहब ये लोग भी तो हैं, पजेश्कियन जैसे राष्ट्रपति भी तो हैं। मैंने आपको बताया था कि ईरान में राष्ट्रपति इलेक्टेड पद पर बैठा सबसे ऊंचा नेता है, लेकिन सही मायने में ईरान के अंदर जो धार्मिक नेता हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, दैट इज सुप्रीम लीडर। और सुप्रीम लीडर की काउंसिल,
उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। तो आप कहेंगे कि खमनेई के बेटे भी तो हैं अभी, वो भी तो डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, उनका भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न्यूज में कहीं सुनाई नहीं दे रहा है कि वो फैसला लेने में निर्णय ले रहे हो। अब हो सकता है उन्हें अंडरग्राउंड रखा गया हो सकता है ये ट्रैप हो सीज फायर का फेंक करके उनको लोकेट करने का कि वो कहां है, जो भी बातें हो। लेकिन फिलहाल के लिए इनकी बात अगर ये मान भी लें कि चलो मैं सीज फायर के लिए मान रहा हूं, या इनके विदेश मंत्री मान ले, तो हो सकता है कि इनके ऊपर के लीडर्स ना माने। तो ऊपर के जो लीडर्स को खत्म किया इजराइल ने, उससे ईरान के साथ शांति वार्ता करने का ऑप्शन किल हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो। हुआ ये कि इनकी वॉर स्ट्रेटेजी का हिस्सा था ईरान वालों की का कि हम पर हमला होगा तो हमारे प्रॉक्सीज भी हमला करने लगेंगे। आप इंटरेस्टिंग बात देखें, अभी यमन के अंदर हूतियों ने हमला नहीं किया है कहीं भी, क्योंकि वो इनका पार्ट 2 है। मैंने आपको पिछले बार भी एक सेशन में बताया था, जब सऊदी वालों ने अपनी वेस्ट ईस्ट गैस तेल पाइपलाइन के माध्यम से रेड सी के अंदर यानबू पोर्ट के ऊपर अपना तेल भेजना शुरू किया था, तो मैंने कहा था ईरान यानबू पोर्ट पर भी हमला करेगा, और अगले दिन वहां हमला हो गया था। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर बाब ए मंडल करके जो स्ट्रेट है उस पर निर्भरता बढ़ने लगी, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पूरी तरह चोक कर लिया इन्होंने, अब बाबे मंडल के ऊपर अगर निर्भरता बढ़ने लगी, बहुत सारे जहाज वहां से निकलने लगे, तब हूतियों को एक्टिवेट किया जाएगा कि अब तुम गोली मारना शुरू करो। यानी कि इन्होंने कई लेवल पे तैयारी कर रखी है कि आज तुम्हें खर्च नहीं होना है, अभी खर्च हो गए तो तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा, तुम्हें तब खर्च होना है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाए। तो एक तरह से उनको चुप करके रखा हुआ है। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह को नोटिस दिया कि सुनो, हिजबुल्लाह जो लेबनान में बैठा हुआ है, बोले तुमको ना अपनी तरफ से हमारे बिहाफ पर शर्तें रख देनी चाहिए। हिजबुल्लाह के पास से, लेबनान के पास से शर्तें बाहर आती हैं कि ईरान युद्ध से पीछे तब हटेगा जब इन शर्तों की पालना होगी। भाई साहब, इनकी शर्तें सुनकर के आपको लगने लगेगा कि युद्ध अमेरिका कर रहा था कि ईरान अमेरिका को मार रहा था। शर्तें सुनिए, शर्तें सुनकर के आपको लगेगा कि भाई साहब शर्तें हो तो ऐसी। पहली शर्त, ईरान ने कहा है कि पहले तो हमें यह गारंटी दो कि हम पर फिर से हमला नहीं होगा, और ये जो सीज फायर है टेम्परेरी नहीं, परमानेंट चाहिए। दूसरा कहा गया कि यूएस के जितने भी मिलिट्री बेस हैं वेस्ट एशिया के अंदर, चाहे यूएई हो, चाहे दुबई, ये आपका कतर हो, चाहे सऊदी हो, बोले सब की सब बंद करोगे। दूसरा पॉइंट ये दो। तीसरा कहा, ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि जो भी तुमने हमारे यहां नुकसान पहुंचाया है उस पूरे नुकसान की भरपाई करो। चौथा कहा है कि अभी जो युद्ध चल रहा है रीजनल लेवल पर, इसको पूरी तरह खत्म करो, और इसे मतलब इस तरह से खत्म करो कि अब आगे ये रीजनल वॉर नहीं रहेगा। साथ ही साथ में एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर बनाओ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चालू रखने में मदद करे, लेकिन ईरान उसमें सुप्रीम हो। साथ में यह भी कहा गया है कि जो मीडिया ईरान के खिलाफ दिखा रहे थे उन पर पाबंदी लगाई जाए। आप पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी जो शर्तें रख दी इन्होंने, इनमें से तो अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा, ऐसी शर्तें रख दी इन्होंने। ये तो कहा ही नहीं कि हम ये मानने को तैयार हैं। बिल्कुल, ये शर्तें जो आई हैं ये कोई ऑफिशियल पेज के थ्रू नहीं आई हैं। अभी ईरान की सरकार ने पब्लिक के सामने ये नहीं कहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका की जो शर्तें हैं वो विटकॉफ और कुशनर के माध्यम से बाहर आती हैं, मीडिया के माध्यम से बाहर आती हैं, ऐसे ही ये खबरें भी लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के माध्यम से बाहर आई हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लीडरशिप का तो तुमने खात्मा कर दिया तो अब कोई भी व्यक्ति डिसाइडिंग फैक्टर हो रखा है कि ये हमारी शर्तें हैं। अब ऐसे में मुसीबत अमेरिका की ये आ रही है कि वो मान भी ले, लेकिन किससे साइन करवाए कि लो मान लिया हमने बातों को, ये अपने आप में बड़ी बात बन रही है। तो सीज फायर होने में बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। चलो साहब, एक तरफ तो हो गया, सीज फायर में दिक्कत आ रही है, अमेरिका करना चाहता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अमेरिका बहुत दिन तक युद्ध नहीं लड़ेगा। अभी ताजा भी हमने इस बारे में आपके सामने विश्लेषण रखा था कि अमेरिका को अब अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट अखर रही है। जिस रशिया पर प्रतिबंध लगाया था कि तुम्हें तेल नहीं बेचना है, उसका तेल बिकवाना शुरू कर दिया। हद तो यह हो गई कि जिस ईरान से युद्ध कर रहे हैं उस ईरान का तेल दुनिया में बिकवाना शुरू कर दिया। मतलब यह तो आयरनी है कि जिस पर आप हमला कर रहे हो, जिसके खिलाफ लड़ रहे हो, उसके बारे में कहा कि दुनिया में जो भी देश ईरान का तेल खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, ताकि दुनिया में तेल की कीमतें स्थिर बनी रहें। यह तो इनका डिसीजन है। मतलब ये दुनिया में सबसे ज्यादा हास्य के पात्र बनने वाले राष्ट्रपति होंगे, जो मेरी नजर में जेलेंस्की के बाद कहलाएंगे।